इंस्पेक्टर के बाद 4 दिन चले रेस्क्यू ऑपरेशन में कांस्टेबल आरती पाल का शव बरामद कर लिया गया, लेकिन अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया। आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? आखिर क्षिप्रा नदी के पुल से रेलिंग क्यों हटाई गई थी? क्या जिम्मेदार विभागों के खिलाफ प्रशासन किसी तरह का एक्शन लेगा? उज्जैन में 3 पुलिसकर्मियों की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया है। यह केवल एक हादसा नहीं बल्कि लापरवाही और नाकामी का सबूत है। सरकारी गाड़ी स्टार्ट ना होने और पुल पर बैरिकेडिंग और रोशनी ना होने की वजह से 3 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। आखिर इस मौतों का जिम्मेदार कौन है? उज्जैन की क्षिप्रा नदी में गिरी कार का सर्च ऑपरेशन महिला कांस्टेबल आरती पाल का शव मिलने के बाद खत्म हो गया। मंगलवार शाम को आरती का शव भैरवगढ़ में पुल के नीचे मिला। भाई कार पुल के नीचे रहने की संभावना ज्यादा लग रही है, क्योंकि वहां जब नीचे नहीं मिल पा रही थी तो हमने आखिरी इस समय में जब अभी शाम के समय दोनों पुल के नीचे हमने कार का सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन प्रारंभ किया और संयोग से हमें कार वहीं प्राप्त हो गई और वो एक जो आखिरी सफलता थी वो भी हमें प्राप्त हो गई। 3 दिन से हम मेहनत कर रहे थे और आज मतलब महाकाल की कृपा से हमको बहुत अच्छा लगा कि हम सब सर्च करने के बाद लास्ट में जब हम यहाँ उतरे तो हम बोले जहाँ से स्टार्ट किया वहां से सुबह दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो फिर अंदर जाने के बाद सर हमें सफलता मिली। सर लेडी कांस्टेबल और आरती पाल का शव कार के अंदर ही था। लोगों के मुताबिक आरती को कार से बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला और कार के अंदर ही उसकी सांसें थम गई। महिला कांस्टेबल का शव देख पुलिसकर्मी भी रोने लगे। शुरुआती दौर में जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उस दिन बहाव बहुत ज्यादा तेज था और कुछ जगहों पे पानी के भंवर है। वहाँ हम लोगों को जो अपने गोताखोर टीम है वहाँ भेजना काफी खतरे से खाली नहीं है। मैं खुद अपनी बोट पे सवार था तो मैंने खुद भी रियलाइज किया कि काफी रिस्की मैटर था। आज चूंकि तीसरा दिन था सर्चिंग का, हम लोगों ने फिर से पूरा सेक्टर बनाकर के दोनों एसडीआरएफ की टीम को एनडीआरएफ की टीम को इससे एंगेज किया। गोताखोर को भेजने के पश्चात पता चला है कि जहाँ पे कार मिलने की संभावना लग रही है वहाँ और चेक करने पता चला कार कंफर्म है। उसके पश्चात और चक्कर से क्लियर हुआ कि डेड बॉडी भी इसके अंदर थी। आरती पाल का शव मिलने के साथ ही 3 दिन तक चल रहा सर्च ऑपरेशन मंगलवार को खत्म हो गया, लेकिन अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया। क्षिप्रा नदी के पुल से रेलिंग क्यों हटाई गई? क्षिप्रा नदी के पुल पर बैरिकेडिंग क्यों नहीं थी? रेलिंग हटी तो पुल पर रोशनी क्यों नहीं थी? किसकी लापरवाही की वजह से हुआ हादसा? जिम्मेदार विभागों पर कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में पुलिस प्रशासन के अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, होमगार्ड जवान, तैराक दल और नगर निगम का अमला जुटा हुआ था। 6 बोट में 130 कर्मचारी लगातार सर्चिंग कर रहे थे। बारिश का गंदा पानी होने के कारण रेस्क्यू दल को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। एनडीटीवी के लिए उज्जैन से ललित जैन की रिपोर्ट। ऐसे बहुत से सवाल हैं जो इस घटना पर खड़े हो रहे हैं और उनके जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। उज्जैन से मेरे सहयोगी ललित जैन इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे मैं जानूंगा कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, लेकिन सबसे पहले आपको अपडेट हम ये दे दें कि आज ही आरती पाल का अंतिम संस्कार किया जाएगा और जिस शमशान में आरती पाल का अंतिम संस्कार किया जाएगा वहां उस जगह पर ललित जैन मेरे सहयोगी वहां मौजूद हैं। हादसे की वजहों की वजह भी तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले जरा अपडेट उनसे ले लेते हैं। ललित, सबसे पहले तो ये बताइए अंतिम संस्कार के लिए क्या वक्त मुकर्रर किया गया है, क्या तैयारियां की गई हैं, क्योंकि पूरे राजकीय सम्मान के साथ आरती को अंतिम विदाई दी जाएगी। जी, आरती पाल का सुबह पोस्टमार्टम हुआ और अभी उनका पोस्टमार्टम रूम में ही शव है। यहाँ से उनका जो स्थानीय घर है वहां पे ले जाएगा। वहाँ 10 दिन तक परिजन उनका जो चेहरा देखने की परंपरा है, अंतिम परंपरा क्रिया है जो उनके पारिवारिक के हिसाब से वो क्रिया करेंगे। उसी के बाद में आप देख रहे होंगे कि यहाँ चक्रतीर्थ पर लाया जाएगा। यहाँ पर उनके राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी की जा रही है। यहाँ पे एडीजी उमेश जोगा, डीआईजी नवनीत भसीन, एसपी प्रदीप शर्मा के साथ ही सभी अधिकारी आएंगे। ये उनके सम्मान से अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है जो यहाँ पर सजाई जा रही है। साथ में उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। उसके लिए भी यहाँ पर पुलिस बल आ चुका है। जो यहाँ पर जिस तरीके से नियमानुसार उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है राजकीय सम्मान के साथ में, वो गार्ड ऑफ अंतिम संस्कार। ललित, मैं लौट रहा हूं आपके पास और अब जरा हम बात करते हैं कि आखिर इतने बड़े हादसे का जिम्मेदार रहा कौन। ललित, 63 साल पुराना पुल, वो भी सिर्फ 7.5 मीटर चौड़ा,
ना उस पर रेलिंग, ना उस पर स्ट्रीट लाइट। क्या ट्रैफिक को, गाड़ी चलाने वाले लोगों को उनके हाल पर प्रशासन ने छोड़ दिया? जी, सबसे पहले मैं बता दूं कि पुल दो तरीके के होते हैं, एक हाई राइज पुल, एक सबमर्सिबल पुल। सबमर्सिबल पुल जो रहते हैं वो डूब क्षेत्र के लिए बनाए जाते हैं, जिससे कि जो बाढ़ का पानी से पुल क्षतिग्रस्त ना हो और वहां से पानी बह जाए। रही बात रेलिंग की, तो 15 जून से अक्टूबर तक सबमर्सिबल पुल से रेलिंग हटाने का नियम है, लेकिन यहाँ पर जो नियम है, पीडब्ल्यूडी विभाग ने गलती ये करी है कि जब अगर रेलिंग हटाने का नियम है तो नगर निगम ने वहां पर लाइट नहीं लगाई और पीडब्ल्यूडी विभाग ने वहां पर ना तो रिफ्लेक्टर लगाया ना रेडियम लगाया, जिससे कि किसी को आभास हो कि ये पुल सकड़ा है, इसके दूसरी तरफ नदी है, उसमें गिरने से हादसा हो चुका है। इसलिए नगर निगम की और पीडब्ल्यूडी की इसमें गलती कही जा सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हादसा हो गया उसके बाद में एडीजी उमेश जोगा ने नगर निगम को, पीडब्ल्यूडी को पत्र लिखा, उसके बाद उन्होंने गलती नहीं सुधारी, जिससे आगे भी हादसे की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। 7.5 मीटर पुल पे मान लीजिए 50 से 60 सेंटीमीटर का आपका रेलिंग का इलाका हो गया, बीच में डिवाइडर भी होगा, ऐसे में ये 3 गाड़ी निकलने की जगह बच पाती है क्या? जी, ये जो पुल था ये अप्रोच पुल था। इसके पास में एक पुल है, मतलब एक तरफ का जाने का है, एक तरफ का आने का है। लोग गलती ये करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट की गलती ये रहती है कि भाई अगर वन वे है तो उसको वन वे की तरह इस्तेमाल होना चाहिए। लोग उसका अगर पालन नहीं करते हैं तो उसको उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन वहां पे वो जो एक तरफ फोर्स लगा था, दूसरी तरफ पे था, इसीलिए दूसरी तरफ से गाड़ी आ रही थी, क्योंकि सकरा पुल था और आरती पाल, संभवतः गाड़ी आरती पाल ही चला रही थी और उसको दिखाने अच्छी ड्राइवर मानी जाती है, लेकिन उनको दिखाते कि अंतिम छोर कहाँ है और वो चली गई। हमारे साथ में यहाँ पे एक राहुल पंड्या जी है जो इस बारे में और अधिक जानकारी दे सकते हैं। बात करिए ललित। पंड्या जी, आप क्या मानते हैं घटना को लेकर, किस तरीके से किसकी लापरवाही मानते हैं आप? देखिए, सीधे सीधे दिख रहा है ये लापरवाही है। पुलिस प्रशासन जिस तरीके से इसमें घायल हुआ है, पूरी रेलिंग जो होनी थी वहाँ अस्थायी रेलिंग होनी थी, वहाँ रेडियम लगे होने थे, वहाँ लाइट होनी थी, लेकिन जैसे आपने बताया कि इस तरह की कोई व्यवस्था वहाँ की नहीं गई। ये व्यवस्था होती तो शायद आरती पाल, शायद अशोक जी हमारे साथ होते आज। तो अस्थायी जो व्यवस्था होनी थी वो किसी तरीके से नाकाम रही है। पीडब्ल्यूडी कहें, नगर निगम कहें, जो भी जिम्मेदार है वो इस पर ध्यान दे। जैसे आपने कहा कि पत्र लिखा गया, लेकिन अभी तक ऐसे कई हादसे हुए हमने देखे, गंभीर में भी हुए हैं, पहले भी पिपरा में हुए इस तरीके के हादसे, और ये हादसे होते रहेंगे अगर ये इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं की जाएंगी। इसके लिए आप क्या करना चाहिए इनको, विभागों को? देखिए, मुझे लगता है पीडब्ल्यूडी को हो या नगर निगम को हो, यहाँ पर एक तो फाइबर की रेलिंग की व्यवस्था की जा सकती है, जिसे अस्थायी रेलिंग कहते हैं, वो यहाँ लग जाए। रेडियम की व्यवस्था, बहुत अच्छा नाइट रिफ्लेक्टर होते हैं, वो अगर लग जाएंगे तो लोगों को सुविधा रहेगी। लाल कलर के निशान, अगर हम कहें झंडे लगा दिए जाएं, साइन बोर्ड लगा दिए जाएं, और सीधी सीधी बात है होमगार्ड के जवान अगर आसपास खड़े कर दिए जाएं। आपने कहा कि एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं थे, अगर दूसरी तरफ होते तो इस तरह के हादसे रुक सकते हैं। लोगों को जागरूक रहने की ललित, एक मेरा सवाल आपसे है, 63 साल पुराना ये पुल है, क्या ये पहली बार हादसा हुआ है इस तरह का, या पहले भी हादसे होते रहे, और अगर होते रहे हैं तो फिर प्रशासन ने क्या सबक लिया? जी, जैसा कि जानकारी मिली है कि अब तक इस तरह के हादसे नहीं हुए हैं यहाँ पर, लेकिन हाँ, यहाँ पर इसको सुसाइड पॉइंट जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि कई लोग इस ब्रिज पर से नीचे कूदे हैं। हालांकि पुलिस जब भी बाढ़ आती है, पुलिस सतर्क रहती है, यहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी जाती है कि जब पुल के ऊपर पानी हो तो लोग इस पर से नहीं निकले। लेकिन अभी चूंकि पुल से कम से कम 8 फीट नीचे पानी था, इससे बैरिकेडिंग नहीं की थी, लेकिन पुलिस का एक पॉइंट जरूर लगा था, वो इस साइड था, जिस सोमवार साइड में, जहां से आरती पाल की गाड़ी गई थी, टीआई अशोक शर्मा और मदन लाल नीनामा जिसमें सवार थे। ललित, जरा एक बार विस्तार से समझाइए कि कैसे इस पुल पर आवाजाही कंट्रोल की जाती है, कैसे इसे वन वे बनाया जाता है? अगर वन वे था तो फिर ये 2 वे कैसे हो गया, जरा विस्तार से बताइए। जी, जैसा कि मैं बताया, एक जो यहाँ पे अप्रोच पुल कहते हैं, ये जो पुल है ये पुराना पुल है, ये जूना सोमवारिया से की ओर से आता है, ये बड़नगर रोड का पुल कहलाता है। सीएस से पहले यहाँ पे इसके पैरेलल दूसरा पुल बना दिया गया, तो ये पुल एक तरीके से जाने का हो गया और एक आने का हो गया, मतलब वन वे हो गया। पर इसका पालन यहाँ पर नहीं करते हैं लोगों, क्योंकि यहाँ पे अगर इसको पालन करने के लिए पुलिस लगाना पड़ती है, पुलिस के पास इतना बल होता नहीं है, इससे लोग स्वयं से इस नियम का पालन नहीं करते और हादसे का शिकार इसीलिए हुए हैं। ललित, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। ललित जैन
मेरे सहयोगी उज्जैन से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो देखिए, विस्तार से आपको कुछ चीजें हमें बतानी चाहिए और हम बता रहे हैं आपको। 8 सितंबर को एसआई मदनलाल नीनामा का शव मिला था। 9 सितंबर को रेस्क्यू टीम ने कार को बरामद कर लिया, यानी कि कल शाम को बरामद किया गया। क्षिप्रा नदी में 6 सितंबर को कार गिरी थी। 6 सितंबर को अचानक 3 पुलिसकर्मी लापता हो गए थे। कहानी पूरी क्या आपको बताते हैं। दरअसल एक नाबालिग की बरामदगी का मामला था, गुमशुदगी का मामला था। नाबालिग की बरामदगी करने के लिए उन्हें अपने साथ लाने के लिए उन्हेल थाने के 3 पुलिसकर्मी रवाना हुए। इसमें टीआई अशोक शर्मा, एसआई मदनलाल नीनामा और लेडी कांस्टेबल आरती पाल उन्हेल थाने से उस जगह के लिए निकले। अब उसमें हुआ यह कि उस वक्त पुलिस की गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, तो आरती पाल अपनी निजी कार में, सेडान कार थी, उसमें नीनामा और अशोक शर्मा को साथ लेकर वो वहां पर पहुंचे। उस घर पर भी गई और फिर वहां से जब वापस थाने की तरफ लौट रहे थे तो वो इस पुल की तरफ से लौट रहे थे और उनकी गाड़ी सीधा इसी नाले में, क्षिप्रा नदी में जा गिरी थी।